दोस्तों, नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं मॉस्पी एंड क्लिक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम MCQ नंबर 161 to 170। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रायोरिटी क्वेश्चन होने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। पहले दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। प्यारे साथियों, केवल इस YouTube चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको पढ़ना है, जिनको निरंतर पढ़ाई करनी, जिनको सफलता पानी। बाकी सब्सक्राइबर लाइक कोई मैटर नहीं करता, किसी एक का सिलेक्शन ही हमें खुशी देता है। वो सिलेक्शन ही मैटर करेगा। सिलेक्शन ज्यादा प्रायोरिटी, ना कि सब्सक्राइबर, ना लाइक और सब्सक्राइब तो चलता रहेगा, वो तो आप कर दोगे, लेकिन आपकी सफलता ही वो मुकाम है जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके सुझाव आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे जरूर भेजिए। ये वीडियो पूरे नर्सिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए होने वाला है। वीडियो में 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बिना समय गवाए सीधी बात, केवल पढ़ाई की बात, नो बकवास। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। A client has chest tubes attached to a chest tube drainage system. What should the nurse do when caring for this client? एक क्लाइंट है जिसको चेस्ट ट्यूब डला हुआ है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम अटैच है। इस क्लाइंट की केयर करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, क्लैंप द चेस्ट ट्यूब व्हेन सक्शनिंग। ऑप्शन 2, palpate the surrounding area for cryptus. Option 3, change the dressing daily using aseptic techniques. ऑप्शन 4, empty the drainage chamber at the end of shift। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लाइंट है जिसको चेस्ट ट्यूब डला हुआ है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम अटैच्ड है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट? इस क्लाइंट का केयर कर रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन समझिए। क्लेम द चेस्ट ट्यूब व्हेन सक्शनिंग, जब सक्शन कर रहे हैं चेस्ट ट्यूब को क्लेम कर देंगे। ऑप्शन 2 देखिए, पाल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रिप्टस, क्रिप्टस साउंड के लिए सराउंडिंग एरिया को फील करेंगे, पाल्पेट करेंगे। ऑप्शन 3, चेंज द ड्रेसिंग डेली यूजिंग असेप्टिक टेक्निक्स, डेली ड्रेसिंग चेंज करेंगे असेप्टिक टेक्निक यूज करके। ऑप्शन 4, एम्प्टी द ड्रेसिंग चेंबर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट के लास्ट में ड्रेनेज चेंबर को खाली कर देंगे। गेस योर करेक्ट आंसर। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, पाल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रिप्टस। यहाँ पे क्या प्रायोरिटी होगा हमारा? सराउंडिंग एरिया को क्रिप्टस साउंड के लिए पाल्पेट करना है। क्यों? रेशनल देखिएगा, अच्छी तरह समझिए। रेशनल क्या कह रहा है? लीकेज ऑफ एयर इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज एविडेंस्ड बाय ए क्रैकलिंग साउंड। व्हेन द एरिया इज जेंटली पाल्पेट दैट इज रेफर्ड टू एज द क्रिप्टस साउंड। चेस्ट ट्यूब क्रिप्टस साउंड को प्रायोरिटी क्यों दिया है यहाँ पे? क्योंकि यदि किसी क्लाइंट के अंदर एयर लीक कर रहा है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, तो उसके अंदर एयर लीकेज के टाइम जो साउंड सुनाई देगी उसे हम क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी। जब पाल्पेट करेंगे तो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में हवा भर जाती है उसमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी। तो देन वी शुड रेफर फॉर क्रिप्टस। यहाँ पे इसलिए इस क्रिप्टस साउंड को प्रायोरिटी देंगे कि सबसे पहले हमें एयर लीकेज को रोकना है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? क्लेम द चेस्ट ट्यूब व्हेन सक्शनिंग, इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देंगे? ऑल्दो हेमोस्टेट्स should be really available for any client with chest tube in the event of break in the drainage system। ये कह रहा है कि यदि किसी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ब्रेकेज हो गया है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, तो हीमोस्टेट्स अवेलेबल रहते हैं। चेस्ट ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना है। क्लैंपिंग द ट्यूब इज नॉट अदरवाइज नेसेसरी एंड कुड कॉज द बैक प्रेशर। यदि हमने क्लैंप कर दिया तो जो ड्रेनेज है वो वापस लंग्स में जा सकता है बैक प्रेशर के द्वारा। ऑप्शन 3 कह रहा है चेंज द ड्रेसिंग डेली यूजिंग असेप्टिक टेक्निक्स। ये क्यों नहीं प्रायोरिटी देंगे इसको?
ड्रेसिंग इज नॉट रूटीनली चेंज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स। यदि हम बार बार ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर भर सकता है जिससे न्यूमोथोरेक्स की होने की संभावनाएं हो जाती है। तो रूटीन के हिसाब से चेंज करना है, डेली चेंज नहीं करना। ऑप्शन एम्प्टी द ड्रेनेज चेंबर एट द एंड ऑफ शिफ्ट, ये क्यों नहीं करना हमें? सिस्टम इज केप्ट क्लोज्ड टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द कोजिंग इन न्यूमोथोरेक्स। सिस्टम को हमेशा, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमेशा क्लोज रखना है ताकि उसको न्यूमोथोरेक्स नहीं हो। यदि बार बार ओपन करेंगे न्यूमोथोरेक्स होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ड्रेनेज लेवल आर मार्क्ड ऑन द ड्रेनेज चेंबर टू मेजर आउटपुट। आउटपुट मेजर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, उसके ऊपर मार्किंग होती है। चेंबर्स आर नॉट इम्प्टेड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को कभी भी खाली नहीं करना है, कभी भी खाली नहीं करना। इफ दे आर फिल्ड न्यू सिस्टम विल बी अटैच्ड, यदि वो फिल हो गए हैं तो नया सिस्टम क्या करना है? अटैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, ध्यान दीजिए। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स। एक नर्स भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइंट्स या पेशेंट्स की केयर कर रही है। फॉर विच क्लाइंट इज इट मोस्ट एसेंशियल फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट पल्मोनरी इम्बोलिज्म। कौन सा क्लाइंट मोस्ट एसेंशियल है इसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करने? ऑप्शन देखिए। क्लाइंट नंबर 1, 59 ईयर ओल्ड हु हैड ए नी रिप्लेसमेंट। एक 59 ईयर का ओल्ड क्लाइंट जिसको नी रिप्लेसमेंट हो चुका है। ऑप्शन 2 देखिए। 60 ईयर ओल्ड हु हैज बैक्टीरियल निमोनिया। 60 साल का क्लाइंट जिसको बैक्टीरियल निमोनिया है। ऑप्शन 3, 60 ईयर ओल्ड हु हैड इमरजेंसी डेंटल सर्जरी। 68 साल का जिसको अभी इमरजेंसी डेंटल सर्जरी हुई है। ऑप्शन 4, 76 ईयर ओल्ड हु हैज हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक 76 साल का क्लाइंट जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की हिस्ट्री है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स का कम होना, हिस्ट्री। इन क्लाइंट्स में से पल्मोनरी इम्बोलिज्म होने की ज्यादा संभावनाएं किसको है? किसी ने पूछ रहा है कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म की कंडीशन, पल्मोनरी इम्बोलिज्म किस क्लाइंट को मोस्टली होगा, मोस्ट एसेंशियल कौन सा है, प्रायोरिटी किसकी होगी? ये योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 59 ईयर ओल्ड हु हैड ए नी रिप्लेसमेंट। इस क्लाइंट को, उम्र तो इसका कम है, बट नी रिप्लेसमेंट वाले क्लाइंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों होगी? रेशनल देखिए, ध्यान से समझिए। क्लाइंट हु हैव हैड जॉइंट रिप्लेसमेंट हैव डिक्रीज्ड मोबिलिटी। वो क्लाइंट जिसको जॉइंट रिप्लेस्ड हुआ है, नी रिप्लेस्ड हुआ है, उसको मूवमेंट कम हो जाएगा, मोबिलिटी मतलब वो चल फिर नहीं पाएगा। दे आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। उस क्लाइंट के अंदर थ्रोम्बोफेल्बाइटिस डेवलप होने की रिस्क ज्यादा रहेगी। विच में लीड टू पल्मोनरी इम्बोलिज्म, इसमें पल्मोनरी इम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। इफ द क्लोट बिकम डिस्लोज्ड इनटू द सर्कुलेशन, यदि कोई नी रिप्लेसमेंट के बाद क्लोट बना हुआ है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, then this can develop the thrombus and then he is circulated in pulmonary artery and then develop the pulmonary embolism। मतलब क्लोट सर्कुलेशन में आने के बाद वो सर्कुलेशन के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और थ्रोम्बोस या इम्बोलस बनाएगा, जिससे पल्मोनरी इम्बोलिज्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम समझते हैं कि थ्रोम्बोफेल्बाइटिस क्या चीज है। थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड क्लोट, फेल्बाइटिस का मतलब है वेन्स, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। थ्रोम्बो का मतलब ब्लड क्लोट, फेल्बाइटिस वेन्स, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। यदि कोई क्लोट वेन्स के अंदर आ गया, उनके अंदर सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। ये मोस्ट कॉमनली हमें लेग्स वाले वेन्स, मोर अफेक्टेड वेन्स जो डिस्टल एरिया है, लेग्स हैं, उनमें देखने को मिलता है, या फिर डीप वेन मसल्स, उसके अंदर हम इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा? 60 ईयर ओल्ड हु हैज बैक्टीरियल निमोनिया, इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बैक्टीरियल निमोनिया का क्लोट से कोई रिलेशन नहीं है। 68 ईयर ओल्ड हु हैड इमरजेंसी डेंटल सर्जरी नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? 76 ईयर ओल्ड हु हैड ए हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की मतलब ब्लड प्लेटलेट्स से कम हो गया, जो ब्लड का क्लोट करने का काम कर रहा है, तो ब्लड क्लोटिंग कैसे होगी, कैसे थ्रोम्बोस बनेगा, कैसे इम्बोलस बनेगा?
समझिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लीड टू डिक्रीज एबिलिटी टू क्लोट, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण क्लोटिंग की एबिलिटी कम हो जाती है। सो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो इसके कारण ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। यदि क्वेश्चन में ये पूछता है कि ब्लीडिंग का रिस्क सबसे ज्यादा किस में होगा, तो देन वी करेक्ट द ऑप्शन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हम हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले ऑप्शन को सही करते हैं। बट डिक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोस और एम्बोलिस, बट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण ब्लीडिंग की तो बढ़ रहा है वो, क्योंकि वो खून पतला हो रहा है, उसका खून गाढ़ा नहीं होगा, उसमें थ्रोम्बोस और एम्बोलस नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स ऑन ए मेडिकल सर्जिकल यूनिट। एक नर्स मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की केयर कर रही है। विच क्लाइंट हैज हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कौन से क्लाइंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होने की हाईएस्ट रिस्क रहेगी। ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए। क्लाइंट विद लेग ट्रोमा, मोटा क्लाइंट है जिसको लेग के अंदर चोट लगी हुई है। ऑप्शन 2 देखिए, प्रेग्नेंट क्लाइंट विद एक्यूट अस्थमा, प्रेग्नेंट है, एक्यूट अस्थमा की कंडीशन है। ऑप्शन 3 देखिए, क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैड कोलिसिस्टाइटिस, डायबिटीज का क्लाइंट है जिसको कोलिसिस्टाइटिस हो चुका है। ऑप्शन 4 देखिए, क्लाइंट विद न्यूमोनिया हु इज इम्यूनो डिफिशिएंट, न्यूमोनिया का क्लाइंट है जिसको इम्यूनो डिफिशिएंसी है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, आइटिस का मतलब मैंने हर बार बताया, आइटिस वर्ड जोड़ा हो मतलब इन्फ्लामेशन। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब है गोल ब्लैडर के अंदर क्या होना, इन्फ्लामेशन होना। किसमें, गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन को हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। अब ये करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑफ क्लाइंट विद लेग ट्रोमा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की इन चारों क्लाइंट्स में से सबसे ज्यादा लेग ट्रोमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे मैक्सिमम साइट है डिस्टल साइट लेग है, उनमें से बस हमें ऑप्शन में से वही ऑप्शन ढूंढना है, करेक्ट कर देना है, 100% करेक्ट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे उस पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था नी रिप्लेसमेंट मतलब लेग से रिलेटेड है, इसमें भी हम देख रहे हैं लेग ट्रोमा मतलब पैर में चोट लगी है। अब रेशनल देखिए, ये ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा। ऑप्शन, क्लाइंट हु हैड 2 रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ओबेसिटी एंड लेग ट्रोमा। इस ऑप्शन में 2 रिस्क फैक्टर है, एक तो वो क्लाइंट मोटा है मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा, मेन रीजन क्या है, ये क्लाइंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा। दूसरा मोस्ट कॉमन साइट क्या है, डिस्टल साइट, देन डिस्टल साइट मतलब पैर लेग्स में, तो ट्रोमा किस में है, लेग्स के अंदर। प्रेग्नेंट क्लाइंट हो, ऑप्शन 2 देखिए, प्रेग्नेंट क्लाइंट हैज 1 रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या है, प्रेगनेंसी एक रिस्क फैक्टर है। अस्थमा के अंदर कोई एविडेंस नहीं होता कि जिसमें उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सके। क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैड कोलिसिस्टाइटिस, क्लाइंट हैड 1 रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दैट इज डायबिटीज। कोलिसिस्टाइटिस के अंदर गोल ब्लैडर के में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। डायबिटीज वाले क्लाइंट को हो सकता है क्योंकि मूवमेंट कम करेगा, मतलब एक रिस्क फैक्टर डायबिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं बट कोलिसिस्टाइटिस नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद न्यूमोनिया हु इज इम्यूनो डिफिशिएंट हैज नो रिस्क फैक्टर। इस वाले क्लाइंट में कोई भी कारक नहीं है जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब मेन प्रायोरिटी किसको देंगे, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चंस में ये ढूंढना है कि उसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मोस्ट कॉमन साइट हमें पता है कि डिस्टल बॉडी का डिस्टल पार्ट होगा, जिसे डिस्टल पार्ट मतलब लेग्स होगा। लेग्स के अंदर लेग्स में कहीं चोट तो नहीं है, कहीं इन्फ्लामेशन वाला ऑप्शन तो नहीं बता रखा है, कहीं ट्रोमा या कहीं सर्जरी तो नहीं हुई है, वो करेक्ट आंसर जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, ए ग्रेजुएट नर्स रिमाइंड ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए लेरिंगोस्कोपी not to take anything by mouth until instructed to do so। एक ग्रेजुएट नर्स ने रिमाइंड करवाया है कि एक क्लाइंट जिसको लेरिंगोस्कोपी हुआ है मुंह से कुछ भी नहीं ले रहा जब तक कि उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाए। व्हाट कंक्लूजन शुड बी मेड अबाउट द इंटरवेंशन, क्या कंक्लूजन होना चाहिए इंटरवेंशन के बारे में। बाय द नर्स प्रिस्पेटर हु इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रेजुएट नर्स, क्या इंटरवेंशन करेक्ट है कि जो इवैल्यूएट कर रही है एक नर्सिंग ट्यूटर है ग्रेजुएट नर्स की परफॉर्मेंस के बारे में।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 appropriate because such client usually experience painful swelling of several days। ये नहीं ले रहा लेरिंगोस्कोपी वाला क्लाइंट, ये एनपीओ है, ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि इस प्रकार के क्लाइंट में गले के अंदर कुछ काफी दिन तक स्वेलिंग रहती है। ऑप्शन 2 देखिए, अप्रोप्रिएट बिकॉज अर्ली ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर सच ए प्रोसीजर में कोज एस्पिरेशन। अप्रोप्रिएट है क्योंकि जल्दी खाना शुरू कर देंगे तो क्लाइंट एस्पिरेट कर सकता है, उसका श्वास नली में खाना जा सकता है। ऑप्शन 3 देखिए, इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि बिकॉज द क्लाइंट इज लाइकली टू एनॉक्सिस इट इज इजियर टू रिमूव द वाटर पिक्चर। इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि क्लाइंट खाने के लिए जल्दी एनॉक्सिस या उतावला हो जाता है। ऑप्शन 4 देखिए, इनअप्रोप्रिएट बिकॉज द क्लाइंट इज कॉन्शियस एंड मे द थर्स्टी आफ्टर नॉट बीइंग अलाउड टू ड्रिंक फ्लूइड्स। ये इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि क्लाइंट कॉन्शियस है और वो थर्स्टी है क्योंकि अभी तक उसको पीने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले समझते हैं लेरिंगोस्कोपी क्या होती है। स्कोप का मतलब होता है देखना, लेरिंगो का मतलब जैसे श्वसन पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको लेरिंगोस्कोप के द्वारा देखना, विजुअलाइज करना ही लेरिंगोस्कोपी है। लेरिंगोस्कोपी क्लाइंट को एनपीओ रखा गया है, तो नर्सिंग जो ग्रेजुएट नर्स है उसका क्या कंक्लूजन होगा, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा इंटरवेंशन सही है? तो गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 appropriate because early eating or drinking after such a procedure may cause aspiration। लेरिंगोस्कोपी क्लाइंट वाला को एनपीओ रखते हैं 6 से 8 घंटे तक। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे जब तक गैग रिफ्लेक्स उसका रिटर्न नहीं हो जाएगा, वापस नहीं आ जाएगा, उस कंडीशन तक और क्या रखेंगे? एनपीओ रखेंगे, क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है, उसका जो भोजन पानी है वो किस में जा सकता है? श्वास नली में जा सकता है। अब रेशनल देखिए, समझिए, ओरल इंटेक शुड नॉट बी अटेम्प्टेड अंटिल रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स। जब तक गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं आ जाता है ओरल हम अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज द क्लाइंट वुड एस्पिरेट, क्योंकि क्लाइंट का खाना लिक्विड श्वास नली में जा सकता है। ऑप्शन 1 पेनफुल करेक्ट क्यों नहीं होगा? ऑल्दो सम स्लाइट इरिटेशन में अकर फॉलोइंग लेरिंगोस्कोपी टेस्ट देयर आर यूजुअली नो पेनफुल स्क्वेयर। मतलब लेरिंगोस्कोपी से पेन होगा, कुछ दिन तक पेन रह सकता है, बट ये ऐसा नहीं है कि उसको एनपीओ ही कर दिया जाए। ओरल इंटेक वुड नॉट बी विदहेल्ड बिकॉज दो पेनफुल स्वेलिंग है, हम विदहोल्ड नहीं कर सकते। ऑल्दो हम उसको पेन कम करने वाले कुछ मेडिकेशन अलाउ कर सकते हैं विद द डिस्कशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑल्दो द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड में बी चेंज्ड, फूड कंसिस्टेंसी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड अलाउ कर दिया। ऑप्शन 3 और 4 इनकरेक्ट क्यों है? दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? देयर आर एडिशनल फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर। हमें इन फैक्टर तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है कि क्लाइंट को जब तक गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ओरल अलाउ नहीं करेंगे लेरिंगोस्कोपी वाले क्लाइंट को, क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, ए क्लाइंट हैज ए ब्रोंकोस्कोपी इन द एम्बुलेटरी सर्जरी यूनिट, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट लेरिंजियल एडिमा। एक क्लाइंट है जिसको ब्रोंकोस्कोपी हुआ है एम्बुलेटरी सर्जरी यूनिट में, नर्स लेरिंजियल एडिमा को रोकने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन देखिए, प्लेस आइस चिप्स। ऑप्शन 1 प्लेस आइस चिप्स इन द क्लाइंट्स माउथ, क्लाइंट के माउथ में आइस चिप्स डालें। ऑप्शन 2 देखिए, ऑफर लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू द क्लाइंट, कुछ लिबरल अमाउंट के में क्लाइंट को फ्लूइड अलाउ करें। ऑप्शन 3 कीप द क्लाइंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, क्लाइंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन में रखें। ऑप्शन 4 देखिए, टेल द क्लाइंट टू सक ऑन मेडिकेटेड लोंजेज, क्लाइंट को मेडिकेटेड लोंजेज को सक करने के लिए बोले। लोजेंजेज क्या है? लोजेंजेज मीठी टेबलेट होती हैं, मेडिकेटेड मीठी गोलियां, उनको हम लोजेंजेज बोलते हैं। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सोचिए, कौन सी लेरिंजियल एडिमा को कम करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी में कौन से वाले पॉइंट को प्रायोरिटी देंगी? गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कीप द क्लाइंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, क्लाइंट को ब्रोंकोस्कोपी के बाद लेरिंजियल एडिमा को कम करने के लिए सेमी फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे। क्यों रखेंगे? रेशनल देखिए, ध्यान दीजिए, with the head elevated rather than horizontal or dependent, fluid will be not collect in the interstitial space around the trachea। इसलिए देंगे कि जब से सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे तो जो फ्लूइड है वो
उस एरिया के अंदर ट्रेकिया के चारों तरफ कलेक्ट नहीं होगा, वो नीचे की तरफ आ सके, देन वी शुड गिव द प्रायोरिटी ऑफ टू द सेमीफोलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, आफ्टर ए ब्रोंकोस्कोपी बिकॉज ऑफ सस्पेक्टेड कैंसर ऑफ द लंग्स ए क्लाइंट डेवलप प्लूरल इफ्यूजन। एक ब्रोंकोस्कोपी के बाद एक क्लाइंट को कैंसर सस्पेक्ट हुआ है लंग्स का और उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गया। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड इन द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। इस कंडीशन के अंदर नर्स मोस्ट लाइकली कौन सा कॉज प्लूरल इफ्यूजन का कंक्लूड करेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार नोट से एम्स एग्जाम्स में रिपीट हुआ। ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक को कंक्लूड करेगी। ऑप्शन 2 इनएडिक्वेट चेस्ट एक्सपेंशन, इनएडिक्वेट चेस्ट एक्सपेंशन को कंक्लूड करेगी। ऑप्शन 3 एक्सटेंशन ऑफ कैंसरियस लेजिन्स, कैंसरियस लेजिन का एक्सटेंशन या विस्तार। ऑप्शन 4 इरिटेशन फ्रॉम द ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी से इरिटेशन होना। गेस योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, सोचिए। कैंसर का क्लाइंट है, ऑप्शन में हिंट भी दे रखा है, कैंसर का क्लाइंट है, हिंट दे रहा हूं आपको, सोच लीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एक्सटेंशन ऑफ कैंसरियस लेजिन्स। ये क्यों होगा, रेशनल देखिए। कैंसरियस लेजिन्स इन द प्लूरल स्पेस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजिंग ए शिफ्ट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेस। अब कैंसरियस लेजिन से प्लूरल इफ्यूजन क्यों हो रहा है कैंसर के क्लाइंट को, समझिए। कैंसरियस लेजिन क्या करेंगे, प्लूरल स्पेस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर सकता है, जिसके कारण देन डेवलप प्लूरल इफ्यूजन। एक्सेसिव इनटेक इज यूजुअली बैलेंस्ड बाय इंक्रीज आउटपुट। एक्सेसिव इनटेक यूरिन आउटपुट के द्वारा बैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब जैसे हम फ्लूइड इंक्रीज करेंगे, प्लूरल इफ्यूजन वाले क्लाइंट को फ्लूइड अमाउंट कम देना होता है, ध्यान दीजिए, कम देना होता है। बट यदि उसका किडनी करेक्ट है, किडनी सही है, तो वो यूरिन आउटपुट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कम देना होता है। इनएडिक्वेट एक्सपेंशन रिजल्ट फ्रॉम प्लूरल इफ्यूजन, इट इज नॉट ए कॉज। उसका चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट फैल नहीं रहा, प्रॉपर श्वास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है उसको, ये प्लूरल इफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है, न कि एक कारण है। ब्रोंकोस्कोपी डज नॉट इन्वॉल्व द प्लूरल स्पेस, ब्रोंकोस्कोपी से प्लूरल इफ्यूजन का कोई लेना देना नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी केवल का मेन पर्पज है जो रेस्पिरेटरी एरिया है उसको विजुअलाइज करना, उससे वो प्लूरल स्पेस तक, प्लूरल कैविटी तक ब्रोंकोस्कोप नहीं इंसर्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, ए क्लाइंट हु इज टू बी एडमिटेड फॉर माइनर सर्जरी हैज ए चेस्ट रेडियोग्राफ। एक क्लाइंट जिसको माइनर सर्जरी के लिए एडमिट किया, उसका चेस्ट एक्सरे किया गया एज ए पार्ट ऑफ प्री सर्जिकल इंटरवेंशन के पार्ट के रूप में। द नर्स इज नोटिफाइड दैट द रेडियोग्राफ रिवील्स दैट द क्लाइंट हैज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नर्स ने नोटिफाई किया कि उसके चेस्ट एक्सरे के अंदर पल्मोनरी टीबी के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। व्हाट एविडेंस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस रेडियोग्राफ। वो एविडेंस क्या है जो कि चेस्ट एक्सरे के द्वारा टीबी को इंडिकेट कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 उस एक्सरे में सेंसेटाइज टी सेल दिखाई दे रही है। ऑप्शन 2 प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई दिखाई दे रहा है, उस एक्सरे के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है। ऑप्शन 3 देखिए कैविटीज कोज्ड बाय केसेशन, केसेशन का मतलब है फाइब्रोसिस होना, फाइब्रोसिस या फिर नेक्रोसिस के कारण कैविटीज बन गई है। ऑप्शन 4 देखिए माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी इन्फेक्शन, माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी इन्फेक्शन दिखाई देगा चेस्ट एक्सरे में। गेस योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कैविटीज कोज्ड बाय केसेशन। केसेशन या फाइब्रोसिस या नेक्रोसिस के कारण कैविटीज बनी हुई दिखाई देंगी जब नर्स किसमें, चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस वाले क्लाइंट में। रेशनल देखिए क्यों, समझिए। कैविटीज आर इविडेंट ऑन रेडियोग्राफ, जो एक्सरे है चेस्ट एक्सरे उसमें अलग अलग कैविटीज बनी हुई दिखाई देंगी टीबी वाले क्लाइंट। नेक्रोटिक लंग टिश्यू में लिक्विफाई, जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो क्या हो गए, लिक्विफाई होंगे, लिक्विड लिविंग ए कैविटीज, और उन्होंने कैविटी बना दी है, कैविटी के रूप में निशान छोड़ दिया है, कैविटेशन हो गया है, क्या हो गया है, कैविटेशन, उन अलग अलग गुहाएं बना दी। ऑन ग्रेन्युलोस टिश्यू कैन सराउंड द लेजिन, और
जो ग्रेन्युलोज टिश्यू है लंग्स के, उन्होंने उसको घेर लिया है, बिकम फाइब्रोसिस। उसके बाद क्या बन गए, फाइब्रोस या फाइब्रोस रिजिड बन गए एंड फॉर्म ए कोलेजनस स्कार, और एक स्कार बना दिया है, डेड टिश्यू बना दिया है। स्कार का मतलब है डेड टिश्यू बना दिया है अराउंड द ट्यूबरकल। ट्यूबरकल जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो उसके चारों तरफ बैक्टीरिया लंग्स के अंदर गया और उसके चारों तरफ क्या है, ट्यूबरकुलाई के चारों तरफ एक स्कार बन गया है, डेड टिश्यू बन गए। उनको हम गोन्स ट्यूबरकुलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस एक्सरे के अंदर जो कैविटीज दिखाई दे रही है उनको क्या बोलेंगे, गोन ट्यूबरकुलाइस। इंपॉर्टेंट है, रट लेना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रट लेना। गोन्स ट्यूबरकुलोसिस कौन से डिजीज में दिखाई देता है, ट्यूबरकुलोसिस में दिखाई देता है। कौन से डिजीज में दिखाई देता है, ट्यूबरकुलोसिस में। किसमें, एक्सरेज में छोटी छोटी कैविटीज दिखाई देती हैं। किसके कारण दिखाई देती हैं, नेक्रोटिक टिश्यू या फाइब्रोसिस या स्कार बनने के कारण लंग्स के अंदर कैविटिनाइजेशन हो जाता है। किसके चारों तरफ, ट्यूबरकुलाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के चारों तरफ। ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा, सेंसिटाइज्ड टी सेल्स इन डिटरमाइंड बाय द पॉजिटिव रिएक्शन इन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। सेंसिटाइज्ड टी सेल्स हम जब स्किन टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, यदि उसका पॉजिटिव रिएक्शन आता है उस कंडीशन में सेंसिटाइज्ड टी सेल्स दिखाई देती है। नोट ऑन रेडियोग्राफ, ये टी सेल्स एक्सरे में नहीं दिखाई देती। ये स्किन टेस्ट ओनली डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। स्किन टेस्ट केवल एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। इट डज नॉट कंफर्म एक्टिव डिजीज, ये कंफर्म नहीं करता कि डिजीज एक्टिव है। प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई में भी डिटरमाइंड। एसिड फास्ट बेसिलाई का प्रेजेंस हम स्पुटम कल्चर के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सरे के द्वारा डिटरमाइन नहीं होगा, एक्सरे के द्वारा निर्धारित नहीं। नोट बाय रेडियोग्राफ, माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी इन्फेक्शन में बी सो स्मॉल इट डज नॉट अपीयर ऑन द रेडियोग्राफ। देखिए ध्यान दीजिए, चेस्ट एक्सरे करवाया है, चेस्ट एक्सरे के अंदर कैविटीज दिखाई देंगी टीबी की, वो नेक्रोटिक टिश्यूज नेक्रोसिस होने के कारण जो ट्यूबरकुलाई है उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, उनको हम गोन्स ट्यूबरकुलाई बोलेंगे। सेंसिटाइज्ड टी सेल्स जो मॉन्टेक्स टेस्ट है टीबी के लिए करते हैं, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर दिखाई देती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, न कि चेस्ट एक्सरे में, जो कि एंटीबॉडीज को प्रेजेंट करती हैं। एंटीबॉडीज को प्रेजेंट करती हैं, वो कंफर्म नहीं करेंगे कि डिजीज है। एसिड फास्ट बेसिलाई जो माइक्रोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, वो स्पुटम कल्चर में दिखाई देती है। स्पुटम कल्चर में उसका प्रेजेंस पता चलता है, न कि चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे में हमें कैविटीज दिखाई देंगी जिसे हम गोन्स ट्यूबरकुली भी बोलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एन ओल्डर एडल्ट हु अल्टरनेटिवली लाइव इन ए होमलेस शेल्टर एंड ऑन द स्ट्रीट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय फ्रेंड्स। एक ओल्डर क्लाइंट है जो कि होम शेल्टर्स में रह रहा है लगातार अल्टरनेट रूप से, एंड ऑन द स्ट्रीट और कुछ गलियों में रहा है, जो उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसके मित्रों द्वारा लाया गया है। द क्लाइंट हैज ए फीवर, उस क्लाइंट को बुखार है, नाइट स्वेट्स, पसीना आता है रात को, एंड ब्लड टिंक्ड पॉजिटिव कफ, और ब्लड के साथ कफ आता है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट हैज ट्यूबरकुलोसिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सस्पेक्ट किया कि क्लाइंट को टीबी है, एंड ऑर्डर ए प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, और उसका पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया है। चेस्ट एक्सरे के लिए बोला है, स्पुटम कल्चर के लिए बोला है। प्लेस दीज इंस्ट्रक्शंस इन द ऑर्डर दैट दे शुड बी परफॉर्म, हमें इन ऑर्डर्स को प्रायोरिटी में लगाना है कि कौन कौन सा ऑर्डर पहले फॉलो करना होता है। क्वेश्चन की कहानी बहुत लंबी है, बस हमारे को यही पता होना चाहिए कि टीबी वाले क्लाइंट में उसको ट्यूबरकुलोसिस है, उसको कौन कौन सा ऑर्डर का जो टेस्ट ऑर्डर है उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है ऑब्टेन ए स्पुटम स्पेसिमेन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूट एयरबोर्न प्रिकॉशंस, एयरबोर्न प्रिकॉशंस स्थापित करना है। ऑप्शन 3 देखिए, हैव ए चेस्ट एक्सरे परफॉर्म, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करना है। ऑप्शन 4 नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना है। ऑप्शन 5 परफॉर्म ए पीपीडी इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट या प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करना है। ये इसका करेक्ट आंसर। इनमें से हम इन ऑप्शन को प्रायोरिटी कौन कौन से को देंगे, ध्यान दीजिए। टीबी वाले पेशेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी इनमें से क्या होगी, करेक्ट आंसर सोचिए। ऑप्शन 1 है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, इंस्टीट्यूट एयरबोर्न प्रिकॉशन, सबसे पहले क्लाइंट को एक क्लोज्ड एरिया में रख देंगे जहाँ पे
उसके माइक्रोबैक्टीरियम का वो क्या नहीं हो सके, दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सके। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेंगे हैव ए क्लाइंट चेस्ट एक्सरे परफॉर्म, उसके बाद चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा परफॉर्म, उसके बाद पीपीडी इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट के लिए बोलेंगे। उसके बाद स्पुटम स्पेसिमेन लेंगे और देन लास्ट वन नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई करेंगे। तो इसमें प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले उसको एयरबोर्न प्रिकॉशंस ताकि लोगों को फैले नहीं, उसके बाद चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के बाद स्किन टेस्ट, पीपीडी इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट के लिए प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्पुटम स्पेसिफिन, यदि इस पे कोई प्रायोरिटी क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, एयरबोर्न प्रिकॉशंस को। नेक्स्ट नोटिफाई द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। रेशनल देखिएगा, इसका प्रायोरिटी क्या है, 2 वाले ऑप्शन, नेक्स्ट 3, 5, 1, 4। रेशनल देखिए क्यों देंगे, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ट्रेवल विद एयर करंट्स। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिट होने से फैलता है और एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन रूम दैट हैज ए लीस्ट 6 एक्सचेंज ऑफ एयर। क्लाइंट को उस रूम में रखेंगे, क्लोज रूम में रखेंगे जहाँ पे कम से कम एयर का एक्सचेंज हो पर हो, ओनली 6 एक्सचेंज, 1 घंटे में 6 एक्सचेंज हो एयर का, एंड इज वेंटिलेटेड टू द आउटसाइड। केयर गिवर शुड वियर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर रेस्पिरेटर, और केयर गिवर जो टीबी के क्लाइंट का केयर कर रहे हैं वो हाई एफिशिएंसी मास्क पहने। उसके बाद चेस्ट एक्सरे क्यों देंगे, चेस्ट एक्सरे को प्रायोरिटी, चेस्ट एक्सरे स्टडी इज द क्विकेस्ट वे टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सस्पिशियस रीजन इन द लंग्स। चेस्ट एक्सरे जो टीबी का क्लाइंट है उसके डायग्नोज करने का सबसे क्विकेस्ट वे है, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। बाकी प्रोसीजर जैसे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स कैन बी रीड इन 48 to 72 hours। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि स्किन टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट की जो रीडिंग होती है वो कितने घंटे में नोट करनी चाहिए, 48 से 72 घंटे में। तो हम टीबी वाले क्लाइंट का उतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो और लोगों को स्प्रेड कर देगा। पॉजिटिव कल्चर, स्पुटम कल्चर का टेस्ट का रिजल्ट 3 to 6 वीक के बाद हमें मिलेगा, देन इसको हम उसके प्रायोरिटी नहीं देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ शुड बी नोटिफाइड व्हेन द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज कंफर्म्ड। हम तब तक हेल्थ डिपार्टमेंट को नोटिफाई नहीं करेंगे कि वो कंफर्म नहीं हो जाता कि टीबी है या फिर और कुछ है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने का, स्किन टेस्ट के लिए रीडिंग कितने घंटे तक में नोट करनी चाहिए, या मोन्टेक्स टेस्ट की रीडिंग कितने घंटे में नोट करनी चाहिए, स्पुटम कल्चर का रिजल्ट कितने दिन बाद आता है या कितने घंटे में मिलता है, कितने घंटे में मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 169, ए नर्स असेस ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक नर्स असेस कर रही है एक न्यूली एडमिटेड क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग इस डायग्नोसिस को सपोर्ट कर रही है, सिलेक्ट ऑल ऑफ द निम्न में से सिलेक्ट करिए कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। इस क्वेश्चन से हमारा टीबी क्लियर हो जाएगा, सारा टीबी कवर हो जाएगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डायग्नोसिस है, फर्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग है फेटिक, सेकंड पॉलीफेजिया, थर्ड हेमेप्टोसिस, फोर्थ नाइट स्वेट्स एंड फिफ्थ ब्लैक टंग। फेटिक का मतलब थकान, पॉलीफेजिया का मतलब भूख ज्यादा लगना, हेमेप्टोसिस का मतलब है स्पुटम के अंदर क्या आना, स्पुटम के अंदर ब्लड का आना, नाइट स्वेट्स रात को पसीना आना, ब्लैक टंग काली जीभ का होना। अब इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन वो है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को इंडिकेट करेगा के सिम्टम्स मिलेंगे। ये इज योर करेक्ट आंसर। सोचिए आपके उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 फेटिक होगा, ऑप्शन 2 हेमेप्टोसिस होगा, स्पुटम के अंदर कफ आएगा, और नेक्स्ट नाइट स्वेट रात में पसीने आएंगे। ये क्लासिकल सिम्टम्स, क्लासिकल साइन है, क्लासिकल साइन और सिम्टम्स, क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग होती है किसकी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। रेशनल देखिएगा, द जनरल अडेप्टेशन फेटिक क्यों होगा, हम वो समझते हैं कि उसको फेटिक क्यों होगा। द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज एक्टिवेटेड इन द रेस्पॉन्स टू माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी इंसर्ट करता है
तो बॉडी उसको अडेप्ट करने की कोशिश करती है, उससे लड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही आपस में लड़ाई चलती है तो उसको थकान होती है, उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है। उस कंडीशन को हम जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम से जानते हैं। जैसे ही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलस होता है, वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा तो जनरल GAS एक्टिवेटेड होगा, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम एक्टिवेटेड होगा। यदि बॉडी की इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो टीबी नहीं होगा, यदि कम है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। देन दिस वन शो द फैटिग कोजिंग एंड इन्फेक्शियस रेस्पॉन्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू फैटिग। इन्फेक्शियस रेस्पॉन्स के कारण उस क्लाइंट को फैटिग होगा। द अल्टर्ड गैस एक्सचेंज आल्सो कंट्रीब्यूट टू फैटिग बिकॉज इट डिक्रीज द अवेलेबल ऑक्सीजन। जैसे ही लंग्स के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंसर्ट करेगा तो यदि वो लंग्स में स्कार या फिर फाइब्रोसिस बन गया तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसके कारण भी क्लाइंट को थकान लग सकती है। एनोरेक्सिया नॉट पॉलीफेजिया इज ए कॉमन रेस्पॉन्स टू मोस्ट इन्फेक्शंस। जितने भी बॉडी के इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भूख कम लगती है हमेशा। एनोरेक्सिया की कंडीशन, एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का कम लगना, ना कि पॉलीफेजिया। ऐसा नहीं कि भैया मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा खाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा नहीं होता, भूख कम लगती है। हेमेटोसिस इज ए रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय डैमेज टू लंग टिश्यू। कफ के अंदर, स्पूटम के अंदर ब्लड का आना क्या है? लंग टिश्यूज का नुकसान होने का रेस्पॉन्स है। जो डैमेज टिश्यूज हैं वो क्या आएंगे? बाहर आएंगे। इट इज एसोसिएटेड विद मोर एडवांस ट्यूबरकुलोसिस। हेमेटोसिस की कंडीशन जब टीबी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत काफी दिन हो गए, उस कंडीशन के अंदर कफ के साथ क्या होगा? ब्लड आएगा। नाइट स्वेट्स आर कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। रात को पसीना आना इन्फेक्शियस डिजीज का कॉमन सिम्टम्स है। द इन्फेक्शियस प्रोसेस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। जो इन्फेक्शियस प्रोसेस है, जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है, जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर और बैक्टीरिया या वायरस फॉरेन पार्टिकल की जो लड़ाई है, वो क्या करेगी? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है उसको क्या कर देगी? स्टिमुलेट कर देगी। जिससे क्या होगा? वो उसके स्टिमुलेशन के कारण प्रमोट पेरिफेरल वेसोडाइलेशन जो बॉडी का वेसल्स हैं, पेरिफेरल वेसल्स हैं, वो उस डायलेट होंगी एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग डायफोरोसिस। क्या होगा? वेसोडाइलेशन के कारण ब्लड वेसल्स में परमेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके कारण पसीना ज्यादा आएगा। ब्लैक हेयरी टंग इज एसोसिएटेड विद फंगल इन्फेक्शन। ब्लैक हेयरी टंग, काली बालों वाली जीभ, फंगल इन्फेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। ऑफन सीन विद एंटीबायोटिक थेरेपी, जो कि मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसको ज्यादा एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक यूज हो रहा है, उन वाले क्लाइंट को देखने को मिलेगी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग 3 याद रखने। टीबी आते ही हमें फैटिग का होना, नाइट स्वेट्स का होना और हेमेटोसिस मतलब कफ के साथ खून का आना। लेट साइन, सबसे लेट साइन क्या है? यदि कोई क्वेश्चन में पूछे सबसे लेट साइन टीबी का हेमेटोसिस, सबसे अर्ली साइन होगा फैटिग या नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट सबसे अर्ली साइन माना जाता है। सबसे लेट साइन की बात करेगा तो क्या है? हेमेटोसिस। सबसे अर्ली साइन नाइट स्वेट्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना इस वीडियो का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ए क्लाइंट हु इज टेकिंग रिफार्मसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाखों बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ए क्लाइंट हु इज टेकिंग रिफार्मसिन टेल द नर्स माई यूरिन लुक्स ऑरेंज। एक क्लाइंट है जो कि रिफार्मसिन ले रहा है। रिफार्मसिन क्या है? टीबी के लिए दी जाने वाली ड्रग्स है। टेल द नर्स माई यूरिन लुक्स ऑरेंज, मेरा पेशाब ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। कैसा कलर का दिखाई दे रहा है? ऑरेंज कलर का। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक, नर्स को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन देखिए। एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड, उसको एक्सप्लेन करे कि ये सामान्य है। ऑप्शन 2 चेक द लिवर एंजाइम, लिवर एंजाइम को चेक कराना है। ऑप्शन 3 स्टेन द यूरिन फॉर स्टोन्स, यूरिन का स्टेन करना और उसको किडनी स्टोन्स के लिए देखना है। ऑप्शन 4 आस्क व्हाट फूड वर इटन, ये पूछना है कि आपने कौन सा फूड खाया है, कौन सा खाना खाया है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सही उत्तर क्या है? सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एक्सप्लेन दैट इज एक्सपेक्टेड। ये ऑरेंज कलर नॉर्मल कंडीशन है, रिफार्मसिन के साथ ऐसा हो सकता है। रेशनल देखिए। रिफार्मसिन कोज रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ सीक्रेशन सच एज यूरिन, स्वेट्स एंड टीएस। रिफार्मसिन, जो टीबी वाले क्लाइंट रिफार्मसिन ले रहे हैं,
उस क्लाइंट के अंदर उनका यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का होता है। जितना भी बॉडी का सिक्रेशन है सबका कलर ऑरेंज होता है। यूरिन, पेशाब, स्वीट, पसीना और आंख के आंसू। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एक्सपेक्टेड कंडीशन है। इसमें क्लाइंट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्स को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वाइल लिवर एंजाइम्स, रिफाम्सिन या जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, जो टीबी के दौरान दी जाने वाली ड्रग, वो लिवर को अफेक्ट कर सकती है। बट दिस ऑरेंज यूरिन इज द नॉर्मल कंडीशन। While liver enzymes should be monitored because the risk of hepatitis, इस क्लाइंट के अंदर हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस का यहाँ पे मतलब है लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, इन ड्रग्स का ज्यादा यूज के कारण लीवर को डैमेज कर सकता है। दिस एक्शन इज नॉट एड्रेसिंग द क्लाइंट स्टेटमेंट, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइंट का यूरिन ऑरेंज है, वैसे नहीं कह रहा कि उसको लीवर का नुकसान हो गया और उसके और कुछ लीवर एंजाइम बढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा। स्टेन द यूरिन फॉर स्टोन्स इज इंडिकेटेड रीनल कैलकुलाई, यूरिन को का स्टेन करना, उसके अंदर स्टोन का देखना रीनल कैलकुलाई को इंडिकेट करेगा। इसका रिफाम्सिन से कोई रिलेशन नहीं। रिफाम्सिन स्टोन डेवलप नहीं करती, इस रिफाम्सिन लीवर को नुकसान कर सकती है। बट यहाँ पे ऑरेंज कलर ये बता रहा है कि दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, दिस सिम्टम इज normal in the during the treatment by the rifampicin. Medication not food is responsible, ऐसा कोई फूड नहीं है जो कि यूरिन का कलर ऑरेंज करे। दवाइयाँ जैसे रिफाम्पिसिन और भी मेडिकेशन से जो यूरिन के कलर को अफेक्ट करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो या कोई आपके सुझाव हो, आप भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360069703 पे भेजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे डेली नर्सिंग की फ्री क्यूज होती है, वो ज्वाइन करिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा। हमारा वास्तविक उद्देश्य उन लोगों की हेल्प करना जो कि कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, जो कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों का हेल्प करना है हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये घंटे वाला बटन बिल्कुल भी दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा और घंटी बजेगी, जिससे आपको पता चल सके और आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे से कुछ न कुछ रोज नया